हाँ जी, अब हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी बल क्या होता है। तो आज का हमारा जो अब टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्थिर वैद्युतिकी बल। पहले तो इसके नाम में देख लेते हैं। स्थिर यानी कि इसमें कोई किसी प्रकार की गति नहीं है, यानी कि यह स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है। और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश, और बल फोर्स, यानी कि स्थिर अवस्था के अंदर आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी बल। तो अगर स्टेटमेंट की बात करें, अगर एक लाइन में लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे? स्थिर अवस्था में उपस्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी बल। जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। धनात्मक आवेश का मतलब क्या होता है? देखिए, जो उदासीन वस्तु होती है, मान लीजिए कोई उदासीन वस्तु है, तो उदासीन होने का मतलब क्या है? ना तो उस पर कोई धनात्मक आवेश है और ना ही कोई ऋणात्मक आवेश है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो भी कोई पदार्थ होता है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो होता है, उस पर तो किसी प्रकार का आवेश उपस्थित होता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश जो होता है वो किसके कारण होता है? वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के कारण हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये होता है धनावेशित और ये होता है ऋण आवेशित। अगर इन दोनों का मान, यानी कि जितने प्रोटॉन हैं और जितने इलेक्ट्रॉन हैं समान है, अगर दोनों का मान, जितने प्रोटॉन है उतने ही अगर इलेक्ट्रॉन है किसी पदार्थ के अंदर, तो उस स्थिति में जो वस्तु होगी वो होगी उदासीन। अब देखते हैं दूसरी बात। मान लीजिए कि इस वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले गए। ये वस्तु बी है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले गए। इसमें भी पहले क्या थी? ये उदासीन थी, यानी कि इसमें भी जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन यहां से निकलकर अगर इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पर जो पहले जो इसकी जो मूल अवस्था थी उसमें क्या था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, इसलिए इस पे किसी प्रकार का उपस्थित आवेश नहीं था। लेकिन यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए तो इस पर क्या होगा? जो प्रोटॉन है उसका मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हो गया? प्रोटॉन का जो मान है वो अधिक हो गया। प्रोटॉन का मान अधिक होने से इस पर आवेश कौन सा है? धनात्मक। तो ये जो वस्तु है वो हो जाएगी धनावेशित। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले गए। इसमें जो मूल अवस्था थी उसमें क्या था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो थे वो समान थे पहले तो। लेकिन अब यहां से इलेक्ट्रॉन अगर आ गए इसमें, तो यहां पर प्रोटॉन तो रह गए उतने के उतने, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश था? ऋण आवेश। तो इस पर क्या हो गया? ऋण आवेश आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जो वस्तु होती है धनावेशित होती है। धनावेशित मतलब हो गया उस पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो गया? लॉस हो गया, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। और अगर वस्तु ऋणावेशित है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। गेन का मतलब उसने ग्रहण कर लिए। तो वस्तु धनावेशित है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और ऋणावेशित है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। जैसे कोई वस्तु है, ये कोई ग्लास छड़ है, ग्लास की छड़ है, और ये है सिल्क या रेशम का कपड़ा है। इन दोनों को जब आपस में रगड़ा जाता है, अब रगड़ने से क्या होगा? मूल अवस्था में दोनों उदासीन अवस्था में है, रगड़ने से क्या होगा
इससे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निकलकर इसमें चले जाएंगे। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये तो हो गया धनावेशित, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसलिए ये हो गया ऋणावेशित। तो ये तो हो जाती है धनावेशित और ये हो जाती है ऋणावेशित। तो अगर आपको कोई पूछे कि ग्लास और रेशम को रगड़ते हैं तो एक धनावेशित हो जाती है, एक ऋणावेशित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो हम बात कर रहे थे स्थिर वैद्युति की। तो स्थिर वैद्युति की स्थिर अवस्था में उपस्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये बल धनात्मक धनात्मक के मध्य भी हो सकता है, ऋणात्मक ऋणात्मक के मध्य भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक के मध्य भी, और ऋणात्मक धनात्मक। इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। इन दोनों में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। और इन दोनों में क्या होगा? आकर्षण। और इनमें भी होगा आकर्षण। तो जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो क्या होगा? विपरीत या असमान है तो क्या होगा? आकर्षण। आकर्षण, ये प्रतिकर्षण बल और ये आकर्षण बल। तो ये जो हम अवस्था देख रहे हैं 4 अवस्था में हो सकता है। तो ये अवस्था कैसी हो गई? स्थिर अवस्था में है। तो इन दोनों के मध्य यानी कि जो प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल जो कार्य करेगा, इसको बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी बल। अब बात आती है इसको ज्ञात कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो 2 आवेश हैं, चाहे धनात्मक ऋणात्मक हो या धनात्मक धनात्मक हो, ये जो चारों अवस्था में है, इन दोनों के मध्य जो कार्य कर रहा है बल वो है F, और इन दोनों के जो मध्य की दूरी है वो है R। तो F का जो मान होगा यानी कि जो स्थिर वैद्युतिकी बल का जो मान होगा वो दोनों आवेशों के, ये सभी अवस्था में Q1 Q1 मान लेते हैं, Q1 Q2 Q1 Q2। तो जो F का मान होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर और इन दोनों की जो मध्य की दूरी R है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे K जो होता है एक नियतांक होता है, ये हमें दिया था कूलाम ने। तो कूलाम के नियम के अनुसार 2 आवेशों के मध्य जो कार्यरत बल होता है उसका मान K Q1 Q2 अपॉन R² सूत्र से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? K तो नियतांक है, K का मान कितना है? 9 गुणा 10 की पावर 9, और Q1 Q2 और R² ये दोनों आवेशों का परिमाण है, ये उनके मध्य की दूरी है। तो ये फाइनल सूत्र K Q1 Q2 अपॉन R², ये ज्ञात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी बल, यानी कि 2 स्थिर आवेशों के मध्य कितना बल कार्य कर रहा है उसका जो मान है वो कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। उसका मान होगा F = K Q1 Q2 अपॉन R²। और स्थिर वैद्युतिकी बल क्या होता है? 2 स्थिर अवस्था में अगर आवेश उपस्थित हैं तो उन दोनों के मध्य में कितना बल कार्य करेगा, या जो बल कार्य करता है उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी बल। और कितना कार्य करता है वो कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। और ये जो स्थिर वैद्युतिकी बल है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। आकर्षण की प्रकृति का कब होगा? जब दोनों आवेश असमान होंगे, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। और जो प्रतिकर्षण होगा वो कब होगा? जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे, एक धनात्मक है तो दूसरा भी धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक है तो दूसरा भी ऋणात्मक होगा। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।